हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलजीत आज फिर आपका आपके चैनल एग्जामपुर में स्वागत करता हूं। तो मेरे दोस्तों, आज है 20 नवंबर 2018। तो हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स मिसाइल, जिसमें हम क्वेश्चन फॉर्म में करंट अफेयर्स को करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको यही कहना चाहूंगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यही आपका हमारे लिए प्यार है। तो फ्रेंड्स, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है अब। तो मेरे दोस्तों, कल आपको दिया गया था क्वेश्चन ऑफ द डे, क्योंकि देखो क्वेश्चंस हम आपको करवाते हैं, लेकिन आपकी भी ड्यूटी बनती है, क्योंकि धीरे धीरे हम ये भी चाहते हैं कि आपके अंदर भी एक ऐसी काबिलियत डेवलप हो कि आप खुद भी कर सको। तो मेरे दोस्तों, आपको क्वेश्चन मिला था एयर क्वालिटी इंडेक्स में कितने प्रदूषकों को शामिल किया जाता है। तो आपका टाइम जैसे कि वीडियो शुरू होते ही पूरा हो चुका है। आपने जितना सोच लिया था सोच लिया, अब हमारी बारी आंसर देने की बारी है। तो मेरे दोस्तों, इसका आंसर है 8 इसका आंसर है। इसमें टोटल 8 प्रदूषक होते हैं। क्या आपको इनका नाम पता है? 8 प्रदूषक कौन कौन से होते हैं? पार्टिकुलेट मैटर 10.0, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ओजोन O3 ओजोन, NH3 और PB मींस लेड। ये सारी की सारी हमारे लिए बहुत ही खतरनाक गैसेस होती हैं। अब देखो, हमें यह समझने की जरूरत है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो क्यों लाया गया। देखिए, गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों को अवेयर करवाया जाए कि उनकी एयर का पोल्यूशन लेवल कितना है, या फिर आने वाले खतरे से बचने के लिए भी इन चीजों को करना जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए लाया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। और देखिए, ये लॉन्च कब किया गया? स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 2014 में लॉन्च किया गया था। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसकी देखरेख करता है, ठीक है। और वो रोज के डाटा को कलेक्ट करके अपलोड करता है। देश में टोटल 240 सिटीज में इसके सेंटर हैं, और 342 इसके 240 सिटीज में क्या है? स्टेशन भी हैं। गैसेस का मैंने आपके बारे में आपको बता दिया है, ठीक है। देखिए, दिल्ली में इसका जो बेस है, इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसमें नियर रियल टाइम की क्या मिलती है? अपडेट्स मिलती हैं। किसके ऊपर? एयर क्वालिटी के ऊपर, ठीक है। ये सभी गैसों में से पूछा जा सकता है, लेकिन मैं आपको एक मॉरल क्वेश्चन देता हूं जो लिखे बिना आएगा कि कौन सी गैस, देखिए ये वेरिएबल गैस है ना, इसमें कौन सी गैस को आपके ये ध्यान देना है कि कौन सा हार्मफुल इफेक्ट होता है हमारे शरीर पर, किस चीज को कौन सी गैस क्या प्रॉब्लम देती है, ठीक है। चलो, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। चलो, अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चंस पर। जो हम करने जा रहे हैं वो है, देखो, वेयर इज द 87th एनुअल मीटिंग ऑफ द इंटरपोल इज बीइंग हेल्ड। इंटरपोल की 87वीं वार्षिक सभा कहां आयोजित की गई? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां आयोजित की गई। देखिए, इंटरपोल क्या है? सबसे पहले अब इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, इसका आंसर है दुबई में इसकी 87वीं एनुअल मीटिंग बिठाई गई, ठीक है। अब देखिए, इंटरपोल का गठन कब हुआ था? इंटरपोल का गठन हुआ था 1914 में, ठीक है। 1914 में इसका गठन हुआ था। क्या हुआ था? इंटरनेशनल, देखिए टाइम कम है इसलिए शॉर्ट फॉर्म में भी लिखूंगा, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस बनानी थी उनको। उसकी एक इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस की क्या हुई? एक कांग्रेस पुलिस की कांग्रेस मतलब सभा, मतलब बैठक हुई। कांग्रेस का मतलब कांग्रेस पार्टी मत समझ लेना, ठीक है। 1914 में हुई। तो वहीं पे गठन हुआ किसका? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन का, ठीक है। किसका? कमीशन का। तो इस कमीशन का नाम आगे जाकर बदल दिया गया, किसमें? इंटरपोल में बदल दिया गया, ठीक है। और जो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस का कमीशन का गठन हुआ था वो 1923 में हुआ था। मीटिंग उसकी 1914 में हुई थी, और बाद में इसका नाम जो जाके बदल दिया गया वो बदल दिया गया इंटरपोल में, ठीक है। और इसकी जो अब मीटिंग हुई, इसके मेंबर्स कितने हैं क्या आपको पता है? जो हमारे इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे इंटरपोल है, इसके टोटल्स मेंबर हैं
192। इस वक्त इसके टोटल मेंबर 192 चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट्स होती हैं, जो सरकारें होती हैं, वो अपने अपने डेलीगेट्स अपने अपने क्या भेजती हैं, राजदूतों को वहां पे भेजती हैं कि जाइए मीटिंग कीजिए हमारे बिहाफ पे, और यहाँ पे मेजर पॉलिसी डिसीजंस लिए जाते हैं। और ये पूरी दुनिया में पुलिस या क्राइम जैसी गतिविधियों या साइबर क्राइम जैसी गतिविधियों को क्या करता है, निपटने में मदद करता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां तक हमारे क्वेश्चन की बात भी कर ली, हमने आंसर भी देख लिया, लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी तो देखना ही ना, हमें ज्यादा से ज्यादा कवर करना है करंट। तो आता है रियाद। रियाद कहां पे है मेरे दोस्तों, यह है सऊदी अरेबिया में, यह है सऊदी अरेबिया में। ठीक है, अब कैरो कहां पर है, कैरो है इजिप्ट की राजधानी, इजिप्ट की राजधानी। ठीक है, अंकारा, अंकारा, अंकारा किसमें है, अंकारा है टर्की में, अंकारा किसमें है, टर्की की राजधानी है। ठीक है मेरे दोस्तों, चलो यहां तक तो हमने पहला क्वेश्चन कर लिया, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल रिसेंटली, हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिल, देखिए क्या एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, क्या आपको पता है इसका आंसर? चलो अगर किसी को नहीं पता है तो इसका आंसर है नजमल हसन। क्या है इसका आंसर, नजमल हसन। क्या इसका आंसर है, नजमल हसन। ठीक है, अब देखो जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है वो क्या है, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है वो सब ऑर्डिनेट करती है किसको, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को, किसको, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को सबऑर्डिनेट करती है। और जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसके टोटल कितने मेंबर्स हैं, 43। कितने मेंबर्स हैं, 43। और ये एक रीजनल काउंसिल कह सकते हो, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं तो ये अगर एशिया की है तो एशिया के रीजन है ना, तो रीजनल लेवल की बात हो जाती है। ठीक है, और देखिए अब ये डेविड रिचर्डसन कौन है, इंटरनेशनल काउंसिल की अभी हमें बात की ना कि उसको सबऑर्डिनेट कौन करता है, एशियन क्रिकेट काउंसिल करती है, लेकिन डेविडसन रिचर्ड कौन है, वो है सीईओ किसका, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, कौन है, सीईओ। ठीक है, उसके बाद आता है रविशंकर, रवि शास्त्री। रवि शास्त्री कौन है, रवि शास्त्री जी आप कौन हैं, रवि शास्त्री हैं इंडियन क्रिकेट कोच। क्या हैं, इंडियन क्रिकेट कोच। ठीक है, कोच, हेड कोच हैं ये इंडियन क्रिकेट के। ठीक है, अब देखिए शरद पवार कौन है, शरद पवार का तो पता ही होना चाहिए, मुंबई में जो, महाराष्ट्र में जो एनसीपी है, नेशनल कांग्रेस पार्टी के फाउंडर हैं, पार्टी के हेड हैं। ठीक है, चलो दोस्तों यहां तक तो हमने ये क्वेश्चन देख लिया, हमने थोड़ा एशियन काउंसिल, क्रिकेट काउंसिल के बारे में भी जाना और उसका आंसर नजमल हसन भी जाना और बाकी ऑप्शंस के बारे में भी समझा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है आपके सामने, हु वॉन द वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप। टर्म क्या आती है, वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप। ठीक है, टाइटल रिकॉर्ड फॉर द 4th टाइम। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर क्या है, पंकज अडवाणी ने ये जीती है। पंकज अडवाणी जी आप जीत गए बिलियर्ड। अब बिलियर्ड चैंपियनशिप क्या होती है आपको पता है, देखिए बोर्ड सा होता है ना, टेबल सा होता है, टेबल्स पर बोर्ड होती है और बोर्ड लंबी लंबी स्टिक से एक बॉल के ऊपर हम टच करते हैं तो वो दूसरी बॉल को, एक व्हाइट बॉल होती है उससे टकराई और दूसरी बॉल अगर खाने में गई तो ये वाला सिस्टम होता है, तो वो गोल को हम क्या कहते हैं, बिलियर्ड। आप एक बार चाहें तो नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पीवी सिंधिया कौन है, पीवी सिंधिया आपकी स्क्रीन पे सामने शो कर रहा है ना, पीवी सिंधिया कौन है, पीवी सिंधिया है बैडमिंटन प्लेयर। कौन है, बैडमिंटन। ओके सर आप बैडमिंटन खेलते हैं। चलो उसके बाद जिमी वाइट, जिमी वाइट, जिमी वाइट नाम से पता चलता है कि ये हमारे महाशय इंडियन नहीं है, यह है पूल प्लेयर, पूल प्लेयर। ये क्या खेलते हैं, पूल को खेलते हैं। मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ, वाह नाम सुना होगा बहुत से लोगों ने जो क्रिकेट के दीवाने होंगे। फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर, फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर जो पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलते थे। चलो तो दोस्तों ये हमारा हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन दी रिसेंट विच लैंग्वेज हैज गोट ए न्यू डिक्शनरी, कौन सी भाषा को नया शब्दकोश मिला है, बाय इंटरनेशनल हिंदू यूनिवर्सिटी। किसके द्वारा, इंटरनेशनल हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि वर्धा में है। ठीक है,
वर्धा द्वारा। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा किस भाषा को मिला है शब्दकोश? भोजपुरी को। किसको मिला है? भोजपुरी को। क्या मिला है? इसका आंसर है भोजपुरी। अब आपको पता है वहाँ का वाइस चांसलर उसने तैयार किया ये शब्दकोश, ये डिक्शनरी। अब किसकी मदद से की है, किससे नहीं की है? अब ये समझ लो कि हेड है, जो पहले नंबर का होता है व्यक्ति, उसी का नाम याद रखा जाता है ना। जैसे 1 नंबर क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर, तो हमें सचिन तेंदुलकर का नाम हर किसी को याद है, बाकी किसी का शायद ना भी याद हो। टोटल 12 प्लेयर होते हैं ना। उसी तरह से भोजपुरी वाइस चांसलर ने इंडियन हिंदू यूनिवर्सिटी के, उन्होंने इसका शब्दकोश को बनाया है। तो यहां तक हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब देखिए ये भोजपुरी भाषा कहाँ बोली जाती है? किसी को पता है ये भोजपुरी भाषा कहाँ बोली जाती है? ये भोजपुरी भाषा बोली जाती है वेस्ट बिहार में या फिर ईस्ट यूपी में। कहाँ कहाँ बोली जाती है? या तो वेस्ट बिहार में या ईस्ट यूपी में, ठीक है। उसके बाद उर्दू का तो आपको पता ही है, उर्दू वैसे हिंदुस्तान में कई जगह पे बोली जाती है। उसके बाद अवधी और ब्रज लैंग्वेज। देखो जो अवधी और ब्रज लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज के अंतर्गत आती हैं? इंडो आर्यन। किसके अंतर्गत आती हैं? इंडो आर्यन। इंडो आर्यन क्या है? और नीचे साउथ में जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो क्या होती हैं? द्रविडियन होती हैं, ठीक है। इंडियन लैंग्वेज के अंतर्गत बोली जाती है। और ये लैंग्वेज नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ कंट्री के बोली जाती हैं। ये मत समझ लेना कि वो, उसके बाद ये नेपाल के तराई रीजन में भी बोली जाती हैं, ठीक है। चलो तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा क्लियर हो चुका है। तो द नंबर ऑफ बटरफ्लाई स्पीशीज डिटेक्टेड इन द रीसेंट कंडक्टेड सर्वे इन परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। अब देखो ट्रिक देता हूं आपको। परम्बिकुलम इंडियन नॉर्थ इंडिया की साइड का नाम तो लगता नहीं है, तो ये साउथ का नाम है। यहां से हमारा आधा क्वेश्चन हल हो गया। तो ये तो आपको बाद में ट्रिकी बताऊंगा, लेकिन कितनी बटरफ्लाई स्पीशीज मिली हैं परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में? वो है 221 बटरफ्लाई स्पीशीज मिली हैं। और ये जो हमारा टाइगर रिजर्व है वो कहां पर है? ये जो हमारा टाइगर रिजर्व है, नाम से तो वैसे साउथ का लगता है, लेकिन ये है किसका? केरला का। केरल देखिए वेस्टर्न घाट के अंदर देश आता है। मेरा एक दोस्त भी है केरल से, और वो उसकी स्टोरीज बताता है। बहुत ही अच्छा स्टेट है, एजुकेशन लेवल पे भी बहुत आगे काम कर रहा है, और हमें भी आगे ही ऐसे ही काम करना है। तो फ्रेंड्स अब आ गया है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। वो क्या है? श्रीलंकन फ्रॉग माउथ रेयर स्पीशीज ऑफ बर्ड, जो पंछी की एक दुर्लभ प्रजाति है ये श्रीलंकाई फ्रॉग माउथ। मतलब ये श्रीलंका में भी पाया जाता है और इंडिया में भी पाया जाता है। केरल के किस अभयारण्य के डेरा डाला है? हैव साइटेड इन दी सेंचुरी ऑफ केरला। किस सेंचुरी में डेरा डाला है? अब आपको इसका बारे में पता होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों इसका आंसर है चिन्नार रिजर्व। इसका आंसर है चिन्नार रिजर्व। चिन्नार रिजर्व ने इसने अपना डेरा डाला है। किसने? श्रीलंकन फ्रॉग माउथ में। ये कहां कहां पाया जाता है श्रीलंकन फ्रॉग माउथ? एक तो ये श्रीलंका में पाया जाता है और वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। वेस्टर्न घाट में तो केरला हमारा पूरा पूरा वेस्टर्न घाट के अंतर्गत ही आता है ना। तो दूसरा है इडुक्की रिजर्व। हमारी ऑप्शन इडुक्की रिजर्व भी आ रही है। हम ऐसे तो ना किसी चीज को छोड़ेंगे, पूरा ही कर लेंगे हर चीज को। इडुक्की रिजर्व में ये भी हमारा केरला में ही है। ये भी हमारा किस में है? केरला में ही है। उसके बाद आता है पेरियार नेशनल पार्क। ये भी हमारा केरला में ही है, ठीक है। तो हमने तीना समझ लिया। हमने यहाँ पे 2 नेशनल पार्क के बारे में देख लिया, और हमने ये देखा श्रीलंकन फ्रॉग माउथ। ये टर्म याद कर लो, ये पूछी जा सकती है, क्योंकि वो सीधा सीधा लिखेगा कि श्रीलंकन फ्रॉग माउथ कहाँ पाया गया, ऐसा पूछ सकता है। अब अगर वो पूछे कहाँ से पाया गया, वो भी मैंने बता दिया, श्रीलंका और वेस्टर्न घाट में मिल जाता है, ठीक है। चलो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेयर इज द सतकोशिया टाइगर रिजर्व लोकेट? सतकोशिया टाइगर रिजर्व कहाँ है? यह है हमारा केरला और उड़ीसा में। वो है हमारा कहाँ पे? उड़ीसा में। वैसे तो केरला के भी हमने अभी 2-3 देख लिए हैं, वेस्ट बंगाल, और जब टाइम आएगा देखेंगे। सतकोशिया टाइगर रिजर्व ये पूछा जा सकता है, जरा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट लगता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से टाइगर्स को यहाँ पे ट्रांसलोकेट किया गया है, मतलब वहां पे उनकी कोई गतिविधियां करवाई गई हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉन द ब्रॉन्ज मेडल एट द वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप? वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य मेडल किसे जीता है? क्या पता है आपको? चलो अगर नहीं भी पता है, इसका आंसर है लक्ष्य सेन। इसका आंसर क्या है?
लक्ष्य सेन ने ये जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे स्क्रीन में हमें बहुत से नाम देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि अंजुम। अंजुम क्या है? अंजुम कौन है? अंजुम देखिए ये एक वो तो ना टारगेट गन के साथ 50 मीटर गन के साथ सामने निशाना लगाना है और निशाना लगा के सही निशाना लगाना तो आपको गिना जाएगा उसमें। तो अंजुम वो प्लेयर हैं, गन शूटर प्लेयर हैं। ठीक है, और ये नोज़ामी ये आई थिंक जापान से हैं। ये कहाँ से हैं? जापान से हैं। ठीक है, चलो इसका हमारा अच्छा समझ लिया हमने किसका? वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जूनियर। वाओ, चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द तालिबान हेल्ड ए 3-day टॉक्स विद विच अमेरिकन एम्बेसडर। तालिबान तो आपको पता है ना कौन सा, कहाँ पे है ये तालिबान जिन्होंने मिडिल ईस्ट पे काफ़ी ज़्यादा अपने ग्रुप्स बना के आतंकवाद फैला रखा है, गोलियां मारते हैं। तो कई देश इनके साथ लड़ने के लिए मैदान में भी उतरे हैं, यूनाइटेड नेशन ने भी कुछ किया। अब अमेरिकी राजदूत तालिबान के साथ क्या कर रहा है? वार्तालाप कर रहा है। अब हल निकालेंगे इसका। तो उस एम्बेसडर का नाम क्या है? जलमान खालिलजाद। जलमैन खालिलजाद। ठीक है, ये कौन है? ये है अमेरिकन एम्बेसडर। ये कौन है? अमेरिकन एम्बेसडर। सामने सेकंड बी ऑप्शन पे आपको एक और नाम दिख रहा होगा, ये तो चलो इसका आंसर हो गया। यह है जमाल खागोसी। जमाल खागोसी कौन है? ये इसका देखिए, ये भी पूछा जा सकता है। ये न्यूज़ में आजकल बहुत आ रहा है। क्यों? ये है सऊदी अरेबिया का जर्नलिस्ट, एक पत्रकार है। ठीक है, इसको मरवा दिया गया है। कहाँ मरवा दिया गया है? टर्की में मरवा दिया गया है। और क्राउन प्रिंस जो वहाँ के, देखो नीचे ऑप्शन में लिखा रहा है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। प्रिंस मोहम्मद सलमान कहाँ के हैं? सऊदी अरेबिया के। जो सऊदी अरेबिया के क्राउन का क्या आ रहा है यहाँ पे, या प्रिंस का यहाँ पे क्या आ रहा है? नाम आ रहा है कि इन लोगों का हाथ हो सकता है मरवाने में। ठीक है, चलो यहां तक तो हमारी ये बात हो गई। अब माइक पॉम्पी कौन है? माइक पॉम्पी आपको पता है? माइक पॉम्पी, चलो नहीं पता है तो आप देख लो, नाम याद कर लो। ये है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। कहाँ के? यूएस के। देखिए मैंने पॉलिटिकल चैप्टर में समझाया भी गया है, या कई पॉलिटिकल क्लासेस में करवाया जाता है कि जो सेक्रेटरी होता है, जो यूएस का प्रेसिडेंट होता है, उसको लोग सीधा चुनते हैं, और वो सेक्रेटरी होते हैं जो भी उसके वो खुद चुनता है, वो अकाउंटेबल नहीं होते किसको? पार्लियामेंट को। ठीक है, चलो फ्रेंड्स अब आपकी स्क्रीन पे आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका जवाब हम देने जा रहे हैं अब। तो दोस्तों, सोशल पंचायत हेल्ड अलोंग विद लार्जेस्ट फेयर ऑफ डोंकी इन विच स्टेट। अभी देखो आपको हंसी आएगी, किस प्रदेश में गधों के मेले में सबसे बड़ी सामाजिक पंचायत लगती है? किस प्रदेश में? क्या आपको पता है? मेरे को लगता है कि बहुत से लोगों को पता होगा, क्योंकि ये तो एक जनरल नॉलेज की बात है। अगर बहुत सबसे बड़ी सामाजिक पंचायत लगती है किसमें? गधों के मेले में, तो ये है, इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। इसका आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। ये इनमें तो कुछ नहीं लगता। अब देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब जैसे देखिए अभी पंजाब आया तो आपको एक बात बताता हूँ। पंजाब में कोई नेशनल पार्क नहीं है। पंजाब में कोई नेशनल पार्क नहीं है। एकमात्र एक ऐसा स्टेट है जिसमें कोई नेशनल पार्क नहीं है। ठीक है, चलो ये तो अभी चीज दिमाग में आ गई, आपको बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 2 दिवसीय एशियाई पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? वेयर डिड द 2-day एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस बी कंक्लूडेड? कहाँ हुई? तो देखो ये हुई है अक्टूबर में हुई है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ये कहाँ हुई है। ये हुई है पापुआ न्यू गिनिया में। ठीक है, पापुआ न्यू गिनिया में। और ये कब हुई है? ये हुई है अभी अक्टूबर में। ठीक है, अक्टूबर 2018 में। ठीक है, अब देखिए ऐसी कोई मीट होती ना तो ये कम से कम 2-3 दिन तो चलती ही है। ठीक है, क्योंकि बहुत सा काम करना होता है ना। अब देखिए चलो ये बात तो हमने समझ ली, उसके बाद हम करते हैं एपैक। एपैक क्या है? नाम से ही क्लियर होता है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मतलब आर्थिक व्यवस्था से मिलती जुलती कोऑपरेशन, जिसमें कुछ देश मिलकर आपस में कोऑपरेट करते हैं। तो ये इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं? 21 मेंबर हैं इसके। 21 मेंबर कंट्रीज हैं। 21 मेंबर कंट्रीज। ठीक है, तो इसका फाउंडेशन कब हुआ था? कब इसका नींव पत्थर रखा गया? फाउंड कब? नवंबर 1989 में। कहाँ रखा गया? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ रखा गया? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है,
तो ये कब हुई थी? 18 अक्टूबर 2018 को। अब देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, किसी को पता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चलो मैं बता देता हूँ आपको, इसका हेडक्वार्टर है, देखिए जगह ढूंढनी पड़ती है, तभी थोड़ा इधर उधर कर्सर भगाना पड़ता है सिंगापुर में। किस में है? सिंगापुर में इसका क्या है? हेडक्वार्टर। ठीक है, चलो दोस्तों यहां तक तो हमारा हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री आर फ्री फ्रॉम ओपन डेफिकेशन अंडर ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया? आपको पता है ना, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत एक ओपन डेफिकेशन फ्री एक अभियान चला है। इसमें क्या करना है कि जो शौचालय है वो बनाने हैं। शौच मुक्त भारत के तहत देश में कितने राज्य तथा केंद्र राज्य खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं? अब देखिए बाहर लोग करेंगे तो मक्खियां उठ के आगे इधर बैठेंगी तो बीमारियां फैलेगी ना। अब देखिए एनसीफिलाइटिस नाम की बीमारी ने उत्तर प्रदेश में काफ़ी उत्पाद मचा रखा है, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं तत्कालीन योगेंद्र नाथ योगी जी, उन्होंने भी इस बात पे कहा है कि मैं इसको हटाने में बहुत मेहनत कर रहा हूँ। और इसका सबसे बड़ा एनसेफेलाइटिस जैसी बीमारी का, जैपनीज एनसेफेलाइटिस कहते हैं, उससे बच्चे मर गए थे हॉस्पिटल में, काफ़ी एनसेफेलाइटिस, उससे काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। तो उन्होंने कहा था कि अगर हम अपना आसपास को साफ सुथरा रखेंगे, तो सिर्फ ओपन डेफिकेशन फ्री जैसी स्कीम को लॉन्च करने का कारण सिर्फ जापान एनसेफेलाइटिस नहीं है, हमें क्लीनिनेस चाहिए हर तरफ। क्या चाहिए? क्लीनिनेस चाहिए। तो अब हम चाहते हैं अपने क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आंसर क्या है? 25। टोटल 25 राज्यों को क्या किया गया है? ओपन डेफिकेशन फ्री कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद और भी आंकड़े हैं। 25 तो राज्य हैं, अब उन 25 राज्यों में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, जिले कितने हैं? वो हैं 530। कितने हैं? 530। अब उसके बाद विलेज, गांव, विलेज कितने मुक्त हो चुके हैं? अब विलेज हैं 5,27,336। वाह, मजा आ जाएगा दोस्तों। अब अभी तक टोटल पता है आपको कितने बन चुके हैं शौचालय, टॉयलेट? 8.86 करोड़ अभी तक, 2014 से शुरू हुआ। देखिए अभियान चलाने का कोई फायदा तो होता ही है, ये तो मानना पड़ेगा, कैंपेन चलाया मोदी जी ने। चलो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। आफ्टर 130 ईयर्स, 130 साल बाद, द डेफिनेशन ऑफ किलोग्राम वाज चेंज्ड ऑन द व्हाट बेसिस? देखिए किलोग्राम की डेफिनेशन चेंज की गई है, इसका मतलब क्या है? देखिए अब हम यहाँ पे 1 किलो तय कर ले। फॉर एग्जांपल आप 1 किलो चीनी लेने गए मार्केट में, आपने 1 किलो चीनी ले लिया। आपने कभी ये सोचा है कि अब यहाँ पे इंडिया में जो 1 किलो है, क्या वही किलो 1 किलो अमेरिका में भी होगा? यही चीज़ है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम चल रहा है, दुनिया भर में हम व्यापार करते हैं, हिंदुस्तान से अमेरिका, अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, ऐसे हम व्यापार करते हैं। अब देश में जो 1 किलो चीनी बन के गई, या फिर देखो अनाज बाहर बेचते हैं, अगर यहाँ से 1 किलो बन के दूसरे देश में गया, अब उसका 1 किलो कितना है हमें क्या पता? अब उसके 1 किलो में समझ लो हमारे 2 किलो की चीनी है, ऐसा तो नहीं ना। तो सभी देशों ने मिलकर एक तय कर रखा है कि किलोग्राम कितना होगा, कि हम सब देशों उतने अमाउंट की कोई भी मटेरियल को उस अमाउंट में, जिस अमाउंट में हमने तय किया है, किलोग्राम मानेंगे। ठीक है, तो अब इसको कर दिया गया है प्लैंक कांस्टेंट में। किस में बदल दिया गया है? प्लैंक कांस्टेंट द्वारा इसको तय किया जाता है। अब ये इसको इन्होंने चेंज कर दिया है। देखिए बहुत लंबी रिसर्च चल रही थी, इन्होंने देखा कि एक तरह का कांस्टेंट तो मिल ही रहा है, तो इन्होंने इसको प्लैंक कांस्टेंट में दे दिया। ऑन व्हाट बेसिस? इसकी डेफिनेशन अब प्लैंक कांस्टेंट के बेसिस पर हो चुकी है। देख लीजिए, याद कर लीजिए, सीधा ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि किलोग्राम है और प्लैंक कांस्टेंट है, दो अलग अलग नाम आ जाते हैं। ठीक है, अब न्यूटन लॉ आपको पता है? न्यूटन के 3 लॉ है, लेकिन एक लॉ एक ऐसा बहुत ही आसान लॉ है। न्यूटन ने कहा था इक्वल फोर्स हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर आप बॉल को पूरे जोर से मारोगे दीवार पर, उतनी ताकत से वो आपके पास बैक आएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब चलते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु रिसेंटली वॉन द जनरल इलेक्शन इन फिजी? फिजी में जनरल इलेक्शन मतलब का क्या है? देखिए हमारे यहाँ पे जनरल इलेक्शन होते हैं ना लोकसभा के लिए, सेंटर के इलेक्शन। जनरल इलेक्शन फिजी में किसने जीते हैं? उनका नाम क्या है? उनका नाम है फ्रैंक बैनिमारामा। फ्रैंक बैनिमारामा ने ये जीत लिए हैं। ठीक है, ये क्या कर लिए हैं? जीत लिए हैं। अब आपको फिजी देश कहाँ पर है? किसी को पता है? फिजी नाम ना वैसे बहुत कम सुनने को आता है, लेकिन पता होना चाहिए। यह है साउथ पैसिफिक में। आपको ऑस्ट्रेलिया तो पता ही होगा, बहुत ही
मैप पे अगर देख लीजिए, देखिए हम कोशिश करेंगे कि अगर हमें लगा और आप लोगों को भी अगर समर्थन करेंगे, मैं को कोशिश करूंगा कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैप लगा के ना थोड़ा थोड़ा मैप भी करने की कोशिश करें, क्योंकि हमें तो एग्जाम क्लियर करना है ना, तो एग्जाम क्लियर करने के लिए तैयारी अगर ऐसे करेंगे तो साथ साथ याद भी हो जाएगा सबको। साउथ पैसिफिक, ठीक है, फिजी कहाँ पे है, साउथ पैसिफिक ओशन में है, और वो कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया के पास है, आसपास ही है कहीं, ठीक है। और देखिए ये 1970 में यूके से आज़ाद हुआ, ठीक है। और वहाँ की करेंसी को क्या कहते हैं, करेंसी का नाम क्या है, फिजियन डॉलर। क्या है, फिजियन डॉलर। एक छोटी सी कंट्री है, कोई ज़्यादा बड़ी कंट्री नहीं है, छोटी समझ लो, थोड़ा टापू द्वीप के हिसाब से लगा लो, इतनी छोटी सी कंट्री है ये, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन ऑर्डर टू डील विद पॉइजनस विंड, जहरीली हवा, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्लान टू मेक द आर्टिफिशियल रेन। देखो आर्टिफिशियल रेन, अभी आपके सामने एक नया ही शब्द आया, आर्टिफिशियल रेन। जहरीली हवाओं से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने किस शहर में कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम करने की योजना की है। अब देखिए आर्टिफिशियल रेन क्या होती है, वैसे तो बारिश कुदरत की देन है, ठीक है, लेकिन अगर हम खुद चाहें कि हम रेन करवाएंगे, बारिश करवाएंगे। अब देखिए दिल्ली में बहुत सा पोल्यूशन रहता है, अगर दिल्ली में बारिश आ जाए ना तो वो जितनी भी पोल्यूशन में हवा होती है, हमने एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की, बहुत गंदा कुछ होता है, मटेरियल पार्टिकुलेट मैटर्स हवा में होते हैं, जब वो बारिश हो जाती है तो वो ज़मीन में बैठ जाते हैं और पूरी हवा क्लीन हो जाती है। तो इस बार गवर्नमेंट ने क्या सोचा है कि हम इस पर एक आर्टिफिशियल रेन करवाएंगे। आर्टिफिशियल रेन करवाने के लिए क्या किया जाता है, देखिए एक डॉपलर रडार है, ठीक है, क्या है, डॉपलर रडार। डॉपलर रडार से पहले 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले जो क्लाउड्स हैं, क्या है, बादल, इनको देख लिया जाएगा कि यहाँ पे कहाँ पे आ सकते हैं। तो उनमें क्या किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का विस्फोट कराया जाता है। सिल्वर आयोडाइड क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने देखा ना मोटार होगा, या फिर आपने मोटार में क्या करते हैं, जैसे रॉकेट देख लो, रॉकेट क्या होता है, नीचे से रॉकेट लॉन्च किया और ऊपर जाके फटता है, उसी तरह से ये नीचे से ऊपर लॉन्च करवा सकते हैं या प्लेन द्वारा फिकवा सकते हैं सिल्वर आयोडाइड को। जब वो सिल्वर आयोडाइड उसमें बादलों में जाएगा तो वो क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा, ठीक है। जब वो रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगी, बारिश हो जाएगी, ठीक है। और आप देख लीजिए डॉपलर रडार से वो क्या कर सकते हैं, वो 20 किलोमीटर के दायरे के बादलों का देखेंगे, चेक करेंगे कि हाँ 20 किलोमीटर के दायरे में बादल हैं, तो वो सिल्वर आयोडाइड का, उसका फॉर्मूला बता देता हूँ, AgI, सिल्वर आयोडाइड का, आयोडाइड का बॉम्ब फेंकेंगे। एक बॉम्ब फेंकेंगे तो ऐसे कह देना समझाने के लिए कि बॉम्ब की तरह ऊपर जाएगा और फटेगा, तो जब वो उसके पार्टिकल्स आसपास फैलेंगे बादलों में तो क्या होगी, रिएक्शन होगी। और ये कहाँ करने जा रहे हैं, अब आंसर की बात आ गई, दिल्ली में। ये कहाँ करने जा रहे हैं हम, दिल्ली में, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास के क्वेश्चंस यही कंप्लीट होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसा कि आपके लिए सरप्राइज मेरा तैयार रहता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप भी थोड़ी कोशिश करें, तो आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आया है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंदिरा कंडक्टेड बिटवीन। देखिए ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट होता है और ये अभी करवाई गई है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ये किन दो देशों के बीच में होती है और ये कौन सी एक्सरसाइज है, ठीक है। कौन सी एक्सरसाइज का मतलब मिलिट्री कह दिया ना, मिलिट्री में भी 3 चीजें होती हैं, वायुसेना होती है, नौसेना होती है, थल सेना होती है, तो आपको ये बताना है। तो फ्रेंड्स मैं आज फिर आपका एग्जामपुर में आने के लिए स्वागत करता हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ कर हमारे चैनल का साथ दीजिए और हम भी ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव चीजें आपके लिए लेकर आएंगे। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप सुझाव देंगे, अगर आपको लगे कि हम मैप करवाएं, तो मैं कोशिश करना चाहता हूं कि मैप भी थोड़ा थोड़ा छोटा सा, ज़्यादा नहीं कि बहुत बड़ा भाग लें, छोटे छोटे भाग को लेके चलें ताकि वो साथ साथ याद हो जाए। क्योंकि देखिए लगने तो 2-3 मिनट एक्स्ट्रा ही हैं और हमें एक चीज़ भी तो याद हो जाएगी ना, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, बाय।